ग्रेटर नोएडा में 3 साल के इंतजार के बाद ऑटो एक्सपो का आगाज हो गया है। इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित गाड़ियों की इस प्रदर्शनी में कई दिग्गज ब्रांड हिस्सा ले रहे हैं। ग्रीव्स कॉटन ने आज अपने 6 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक ये सभी गाड़ियां लुक से लेकर परफॉर्मेंस तक में शानदार है। इनकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। ग्रीव्स के अलावा ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी की कॉन्सेप्ट कार EVX भी लॉन्च की गई है। इसके अलावा MG हेक्टर की नई कार से भी पर्दा उठा है। 18 जनवरी तक चलने वाले इस ऑटो एक्सपो में फिलहाल शुरुआती 2 दिन पब्लिक की एंट्री नहीं है। मीडिया 11 और 12 जनवरी को इसको मीडिया के लिए खुला रखा गया है। आम लोग 13 जनवरी से ऑटो एक्सपो का दीदार कर पाएंगे। इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनियों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिलेगा। कार निर्माता बड़ी बड़ी कंपनियों की कई नई गाड़ियों का लॉन्च भी यहां पर होगा, उनका दीदार भी यहां पर होगा। तो 3 तस्वीरें आपको ऑटो एक्सपो की नजर आ रही हैं और केवल कारें ही नहीं बल्कि 2 व्हीलर्स के क्षेत्र में क्या क्रांति हो रही है उसकी भी झलक यहां पर देखने को मिलती है। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो 2023 शो के पहले दिन शाहरुख खान ने हुंडई की इलेक्ट्रिक SUV आइनिक 5 पर से पर्दा उठाया। कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत 44,95,000 रुपए रखी है। कंपनी का कहना है कि आइनिक 5 को केवल 18 मिनट में 80% तक चार्ज किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर्स की इस प्रीमियम कार में 72.6 kWh का बैटरी पैक दिया गया है। ये बैटरी 214 bhp का पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। फुल चार्ज होने पर इस SUV में 631 किलोमीटर का रेंज आपको मिलेगा। चलिए और अब बात उन 3 खबरों की करते हैं जिसने देश की हिफाजत का भरोसा है। आतंक पर प्रहार का संकल्प है और सेना के आधुनिकीकरण का साकार होता सपना है। पहली खबर यह है कि भारत ने सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस मिसाइल ने तय लक्ष्य पर बेहद सटीक तरीके से निशाना लगाया है। जाहिर है कि इस मिसाइल को भारत का मजबूत रक्षा कवच माना जाता है। और दूसरी खबर यह है कि रक्षा मंत्रालय ने 4,276 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों का रास्ता साफ हो गया है। तीसरी बड़ी खबर आतंक से मुकाबले को लेकर है, जिसकी कमान अब खुद सीमावर्ती गांव के लोगों ने संभाल ली है। CRPF और जम्मू कश्मीर के जवान गांव वालों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि आतंकियों से यहां के गांव वाले खुद ही मुकाबला कर सकें। और अब बात आतंक से 2-2 हाथ की, जिसके लिए अब खुद जम्मू कश्मीर के गांव वालों ने हथियार उठा लिए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का मुकाबला करने के लिए CRPF ने ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों जम्मू के पुंछ और राजौरी में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा राजौरी जिले के धनगरी में हर एक ग्राम रक्षा समिति में एक सदस्य को SLR राइफलें जारी की गई है। राजौरी के इलाकों में हिंदू परिवारों पर हुए आतंकी हमले के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर है। केंद्र सरकार की ओर से पुंछ और राजौरी में CRPF की लगभग 18 कंपनियां तैनात कर दी गई है। ऐसे में इन ग्रामीणों को हथियारों की ट्रेनिंग को आतंक के खिलाफ मजबूत सुरक्षा चक्र के तौर पर देखा जा रहा है। तो पिछले दिनों जिस तरह से आपने टारगेट किलिंग की खबर इन इलाकों में सुनी होगी, उसके बाद ये कदम उठाया गया है। इन इलाकों में खास करके जहां पर आतंकी घटनाएं हुई हैं या फिर होने का खतरा है पहले से, वहां पर ग्रामीणों को सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार दिए जा रहे हैं। और महाराष्ट्र के अहमदनगर और मध्य प्रदेश के जबलपुर में अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अहमदनगर में जहां तोपखाना ट्रेनिंग सेंटर में नए बैच की ट्रेनिंग चल रही है, तो वहीं जबलपुर में जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में इनकी ट्रेनिंग की जा रही है। ट्रेनिंग में मुख्य रूप से फिजिकल ड्रिल्स की जा रही हैं, मार्कमैनशिप की जा रही है, सेना से जुड़ी सामान्य जानकारी इन अग्निवीरों को दी जा रही है, अनआर्म्ड कॉम्बैट और जागरूकता जैसे विषयों को इसमें शामिल किया गया है। कई महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन जवानों को सेना का हिस्सा बनाया जाएगा। इनकी तैनाती अलग अलग जगहों पर की जाएगी। आपको बता दें कि फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ इन्हें तकनीकी तौर पर भी दक्ष किया जा रहा है।
और कोशिश ये है कि जब ये जवान सेना में मोर्चा संभालें तो किसी भी मोर्चे पर ये पीछे ना रहें। लिहाजा शरीर के साथ साथ मानसिक तौर पर भी इन्हें मजबूत बनाया जा रहा है और सुबह से ये सिलसिला शुरू हो जाता है और दोपहर तक ये सिलसिला चलता है। उसके बाद थोड़ा सा आराम, कुछ खेलकूद और फिर से एक बार इस ट्रेनिंग को दिया जाता है। रुख करते अगली खबर का। मकर संक्रांति का रंग अभी से शहर में जमने लगा है और पतंगों से आसमान सजने लगा है। गुजरात के कई शहरों में पतंग महोत्सव चल रहा है, वहीं अमृतसर में और मुंबई में पतंगों के पेंच उड़ाने की तैयारियां हैं। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा लोग आज भी बड़े जोश के साथ निभाते हैं। फिलहाल तो गुजरात के नर्मदा का आसमान इस वक्त रंग बिरंगी पतंगों से सजा हुआ है। वहीं वडोदरा में भी पतंगबाजी के लिए देश दुनिया से लोग पहुंचे हैं। वहीं अमृतसर के बाजारों में पतंगों की रौनक देखते ही बनती है। तो वहीं पे मुंबई में भी इस बार पतंगबाजी में किसी से पीछे रहने के मूड में मुंबई नजर नहीं आ रहा है। यहां भी बाजार पतंगबाजी के शौकीनों से गुलजार है। तो आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पतंगों से, रंग बिरंगे पतंगों से आसमान पट्टा हुआ है। और खास करके अगर हम गुजरात की बात करें तो यहां पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल चल रहा है। अहमदाबाद में भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से विदेशों से भी मेहमान यहां पर आए हुए हैं जो कि पतंगबाजी में हिस्सा ले रहे हैं और अलग अलग तरह के पतंग जो है वो यहां पर उड़ा रहे हैं। और मुंबई की बात करें तो यहां भी पतंगों का बाजार सज चुका है। अलग अलग रंग और डिजाइन वाली पतंगों से मार्केट पटा हुआ है। यहां बाज की तरह दिखने वाली पतंगों से लेकर रॉकेट वाली पतंगे देखने को मिल जाएंगी आपको। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड है बरेली की पतंगों और मांझे की, क्योंकि बरेली के मांझे को आसमान में दूसरी पतंगों का मुकाबला करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इसकी कई खूबियां हैं, जैसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी ये चाइनीज मांझे की तरह नहीं होता। हालांकि चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर पहले से रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद अक्सर देखा गया है कि चोरी छिपे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पतंगबाजी के जो शौकीन हैं उनसे हम भी अपील करना चाहेंगे कि चाइनीज मांझे से परहेज करें, क्योंकि ये दूसरों की जान के लिए खतरा तक साबित हुआ है कई मौकों पर। और कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब इस मांझे की वजह से लोगों को शारीरिक नुकसान हुआ है। बरेली के पतंग की और बरेली के मांझे की डिमांड होती है, क्योंकि फाइट करने के लिए बरेली की पतंग ही अच्छी होती है और बरेली का मांझा ही अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात है कोई नुकसान नहीं देता है। अगर कोई लग जाए, किसी चीज में हिलक जाए तो टूट जाता है। और जो मांझे रहते हैं जो लोग आजकल चल रहे हैं वो बेकार हैं और नुकसान देते हैं, पक्षियों को भी और इंसान को भी। और अब आपको लेकर चलते हैं असम, जहां माघ बिहू त्योहार के स्वागत की तैयारियों के गजब रंग दिखाई दे रहे हैं। इस त्योहार को लेकर लोगों का जोश देखते ही बन रहा है। नाचने गाने से लेकर पकवानों की तैयारी तक हो रही है। ऊपरी असम के कोलाहाट जिले में असम नागालैंड सीमा पर स्थित मेरा पानी नापम में इस बार आकर्षक भेला घर बनाया गया है। असम के नगांव जिले के प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर की तर्ज पर पुआल और बांस की मदद से इसे तैयार किया गया है। इसी भेला घर में उरुका की रात करीब 150 परिवार सामूहिक रूप से व्यंजनों का आनंद लेंगे। बिहू पर्व से पहले के दिन उरुका के रूप में जाना जाता है। बता दें कि माघ बिहू फसल काटने का त्योहार है, जिसे किसान फसल कटने के बाद मनाते हैं। देश के अन्य हिस्सों में जैसे लोहड़ी और पोंगल मनाया जाता है, ठीक उसी तरह से असम में माघ बिहू मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। देश के सभी त्योहारों की तरह इस पर्व को भी लोग खाते पीते जश्न मनाते हुए सेलिब्रेट करते हैं और बिहू नृत्य भी यहां पर करते हैं। खास करके आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से तमाम लोग यहां जुटे हुए हैं और नई फसल का जो स्वागत है वो इस तरह से किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। शिरडी में एक साईं भक्त ने दिखाई है बड़ी दरियादिली। आपको बता दें, हैदराबाद के इस भक्त ने साईं मंदिर को 1 करोड़ रुपए दान में दिए हैं ताकि मरीजों के इलाज में उसका इस्तेमाल हो सके। हैदराबाद के रहने वाले राजेश्वर ने 25-25 लाख रुपए के 4 डिमांड ड्राफ्ट साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट को सौंपे हैं और उन पैसों को मरीजों के इलाज पर खर्च करने की इच्छा जताई है। साईं भक्त राजेश्वर के मन में कई श्रद्धालुओं की तरह सोने का चढ़ावा देने की बात आई थी, लेकिन सोना देने से अहंकार यानी खुद को बड़ा समझने की आशंका उनमें रहती है। लिहाजा उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दान करना तय किया। वैसे आपको बता दें, कोई पहला मौका नहीं है जब साईं मंदिर को चढ़ावे को लेकर खबर बनी है। इससे पहले भी हाल के दिनों की हम बात करें तो एक महिला ने सोने का मुकुट चढ़ाया था, 44 लाख की उसकी कीमत थी और आज
इस भक्त की खबर आई है। राजेश्वर जिनका नाम है, जिन्होंने 1 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया है। और अब बात मकर संक्रांति की। इस त्योहार को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहली तस्वीर में आप केरल के सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देख सकते हैं। यहां मकर संक्रांति के दिन से मनाए जाने वाले मकर विल्लकू फेस्टिवल के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर झारखंड के देवघर की है, जहां बैद्यनाथ धाम मंदिर में मकर संक्रांति को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान को कई गुना पुण्यकारी माना जाता है और उससे पहले बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजन का इसी के चलते देवघर के इस मंदिर में पहुंचकर लोग पहले यहां पूजा अर्चना करते हैं और फिर यहां से पश्चिम बंगाल जाते हैं, जहां मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में वो स्नान करते हैं। वैसे आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान का विशेष महत्व है, लेकिन ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, सबरीमाला मंदिर की और बैद्यनाथ धाम की। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार रात गोरखपुर पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियां देखी। सीएम योगी ने सबसे पहले अपने गुरु और ब्रह्मलीन महंत बैद्यनाथ की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने मंदिर कैंपस में व्यवस्थाएं देखी और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दी। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सफाई के इंतजामात को चाक चौबंद रखने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही यहां रैन बसेरों में बिस्तर, कंबल के अलावा अलाव की व्यवस्था बनाने को भी कहा गया है। और अब आपको दिखाते हैं महासा मेले की तस्वीर। महाराष्ट्र के इस बड़े मेले की शुरुआत हो गई है। कोरोना के चलते 2 साल बाद लगे इस मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और मेले का आनंद उठा रहे हैं। ये मेला ठाणे जिले के महासा गांव में लगता है। इसका करीब 250 साल पुराना इतिहास है। यहां करीब 250 एकड़ जमीन पर इस मेले का आयोजन होता है। इस गांव में महसोबा यानी कि भगवान शंकर का एक प्राचीन मंदिर है और उसी को लेकर इस गांव का नाम महासा पड़ा है। इस मेले में खासकर मवेशियों की खरीदारी के लिए भीड़ लगती है। साथ ही इसका मुख्य आकर्षण मछली बाजार है। साथ ही लोग यहां खाने पीने और खरीदारी का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। पौष पूर्णिमा से 10 दिनों तक ये मेला चलता है। चलिए अब बात करते हैं पानी पर तैरते लग्जरी हाउस की, जहां गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंच गया है। अब शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी इसे ऑनलाइन हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद ये अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाएगा। गंगा विलास क्रूज विदेशी मेहमानों के साथ वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा करेगा। अपने 51 दिनों के सफर में ये 15 दिन बांग्लादेश में भी गुजारेगा, फिर असम की ब्रह्मपुत्र नदी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। इससे पहले ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कुल 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा। ये बांग्लादेश में मेघना, पद्मा, जमुना नदियों और फिर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से असम में दाखिल होगा। इस गंगा विलास क्रूज ने 22 दिसंबर को कोलकाता से अपनी यात्रा शुरू की थी। खराब मौसम की वजह से ये 3 दिन देरी से वाराणसी पहुंचा है। रुख करते हैं अगली खबर का। कचरा दो खाना लो। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में देश का ऐसा ही पहला रेस्टोरेंट खुला है। यहां प्लास्टिक का कचरा लाकर देने वालों को खाने की सुविधा दी जाती है। प्लास्टिक का 1 किलो कचरा लाकर देने पर यहां लोगों को उसके बदले बाकायदा थाली में परोसकर खाना दिया जाता है, जबकि प्लास्टिक का आधा किलो कचरा लाने पर नाश्ता मिलता है। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के मकसद से इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई है, जहां लोग कचरा लाकर देते हैं और बदले में खाना या फिर नाश्ता पाते हैं। इस रेस्टोरेंट के नेक मकसद की खूब तारीफ हो रही है। तो एक तरफ कचरे का निपटारा भी हो रहा है। देखिए किस तरह से एक शख्स कचरा रखकर दे रहा है और दूसरी तरफ उसे उसके बदले में नाश्ता या फिर खाना मिलेगा। और हमारे इस खास बुलेटिन में आज बस इतना ही।